Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 6 of NORCET mini mock test. So जो अगर डेली मेरे साथ कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है कि मैंने नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है एंड टुडे इज पार्ट 6 एंड जिन्होंने फर्स्ट टाइम आए उनको ये बता दूं कि मैंने नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है जिसमें बेसिकली आपको लाइक सिनेरियो बेस्ड प्रायोरिटी बेस्ड ऐसे कुछ डायरेक्ट एमसीक्यू भी कराया जाएगा सो डैट आपको लाइक नॉर्सेट जैसा थोड़ा सा एमसीक्यू होगा सो डैट आपको एक कॉन्फिडेंस आए, आपको पता चले कि कैसे हमें एमसीक्यू को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो दैट्स माय स्ट्रेटजी फॉर बिहाइंड दिस नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। सो टुडे इज पार्ट 6 एंड टुडे जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस है एंड जो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एनक्लेक्स बेस्ड है, प्योरली एनक्लेक्स बेस्ड है। 10 क्वेश्चंस है, 10 एमसीक्यू है एंड 10 के 10 पूरा हमारा एनक्लेक्स बेस्ड है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज नर्स जबरील इज इन द पाकू, ठीक है, विथ मिस एमिली अ पोस्ट ऑफ पेशेंट हु हार्ड टू अवेकन एंड ब्रीदिंग सेलो, ठीक है। मतलब हार्ड टू अवेक है, मेन लाइन कहाँ से स्टार्ट हुआ कि पोस्ट ऑफ पेशेंट है हु इज हार्ड टू अवेकन, उसको जगाना मुश्किल हो रहा है, ब्रीदिंग शैलो हो रखा है एट 7 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है ना। सो हार्ड टू अवेकन एंड ब्रीदिंग क्या हो रखी है, शैलो हो रखी है। क्यों? आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग आईवी मॉर्फिन सल्फेट। सो आईवी मॉर्फिन सल्फेट देने के बाद ये सारा हुआ है एंड उसके बाद वो जबरील क्या करता है, स्टैट एवीजी बोलता है, मतलब कि ऑन द स्पॉट एवीजी के लिए बोलता है एंड एवीजी जब आता है तो उसमें पीएच 7.10 है, PaCO2 70 है और बाइकार्बोनेट जो है वो 24 है। सो उन्होंने बोला है कि व्हाट डू दिस फाइंडिंग इंडिकेट्स, मतलब कि बेसिकली अगर हम बोले तो उन्होंने सिंपल क्या पूछा है कि एबीजी दे रखा है तो एबीजी क्या बता रहा है, ठीक है। बट उन्होंने, आप खुद सोचो कि उसको क्या किया है, मॉर्फिन सल्फेट दिया है। मॉर्फिन सल्फेट क्या होता है, ओपियोइड्स है ना। सो ओपियोइड्स क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी क्या बोलते हैं, डिप्रेशन करते हैं, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ डैट उसका क्या हो रखा है, ब्रीदिंग जो है वो शैलो हो रखा है, 7 हो रखा है। ब्रीदिंग जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 7 है, ठीक है। 7 है मतलब कि वो प्रॉपर से वेंटिलेट नहीं कर पा रहा है, सो CO2 रिटेंशन हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ CO2 रिटेंशन पेशेंट का है ड्रॉजी हो रखा है, इसीलिए उसको हार्ड टू अवेक है। क्यों? क्योंकि ड्रॉजी है तो हार्ड टू अवेक है, ठीक है। सो इतना तो आपको समझ में आ गया कि मॉर्फिन सल्फेट है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ब्रीदिंग रेट वो कम हो गई है एंड ब्रीदिंग रेट कम हो गई है तो CO2 रिटेंशन हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है कि पेशेंट ड्रॉजी में हो गया तो इसलिए उसको जगाना मुश्किल है, ठीक है, ठीक है। बट उन्होंने एबीसी दे रखा है कि पीएच इतना है, PaCO2 इतना है, बाइकार्बोनेट इतना है, तो ये फाइंडिंग क्या बता रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकॉम्पनसेटेड क्या है वर्ड, तो हम देखते हैं। तो मैंने आपको जब एबीजी एनालिसिस पढ़ाया था मैंने आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताया था एंड आई होप आपको वो ट्रिक पता होगा कि कभी भी एबीजी फाइंड सॉल्व करो, ये ट्रिक हमेशा याद रखो, आपको हमेशा काम आएगा। पीएच कितना दे रखा है, 7.10, 7.10। PaCO2 कितना दे रखा है, 90 है शायद, PaCO2 इज 70, सॉरी 70 mm ऑफ Hg है एंड बाइकार्बोनेट कितना है, 24 है। बाइकार्बोनेट कितना है, 24 मिलीक्यूमेलन पर लीटर है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो हमें नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या, हम एक कॉलम बनाएंगे दैट इज एसिड, बेस एंड नॉर्मल। तो पीएच कितना है, 7.10, नॉर्मल कितना होता है 7.35 टू 7.45 इज नॉर्मल, तो 7.35 से कम है मतलब क्या है, पीएच एसिड में है, सो पीएच एसिड में है। PaCO2 कितना है, 70 है, नॉर्मल कितना होता है 35 टू 45 mm ऑफ Hg इज अ नॉर्मल, सो 45 से बहुत ज्यादा है, मतलब कि PaCO2 ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एसिड, ठीक है। बाइकार्बोनेट कितना है, 24, नॉर्मल कितना होता है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज नॉर्मल। सो बाइकार्बोनेट क्या है, नॉर्मल है, ना वो एसिड में है ना वो बेस में है, ठीक है। सो ये क्या है, पीएच एसिड में है, तो मतलब एसिडोसिस हो रहा है एंड PaCO2 भी कहाँ है, एसिड वाली कैटेगरी में, मतलब कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है एंड ये क्या है, कॉम्पनसेटेड है, नो। देखो कॉम्पनसेटेड कब बोलते हैं, जब बाइकार्बोनेट ना इंक्रीज हो जाता, बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो जाता, एसिड हो रखा है, बाइकार्बोनेट इंक्रीज होता तो क्या हो जाता, न्यूट्रल हो जाता। बट बाइकार्बोनेट तो कुछ कर ही नहीं रहा, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, किडनी कुछ कर ही नहीं रही है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, सो इट इज अनकॉम्पनसेटेड, ठीक है। सो इट इज अनकॉम्पनसेटेड मतलब कि किडनी कुछ कर नहीं रहा है, जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रखा है बट किडनी अपना कुछ काम नहीं कर रही है एंड बाइकार्बोनेट नॉर्मल है,
इंक्रीज नहीं कर रही है, सो इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकॉम्पनसेटेड, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकॉम्पनसेटेड, सो आंसर इज ए। आई बस उनमें, एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही होगा क्योंकि ब्रीदिंग रेट कितना है 7 है, तो क्या हो रहा है CO2 का रिटेंशन हो रहा है, CO2 का रिटेंशन हो रहा है, सो ऑफकोर्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, एंड किडनी कुछ कर नहीं रही है, सो अनकॉम्पनसेटेड है, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीजी तो आप अच्छे से करके जाना, यहाँ से 1 MCQ फॉर प्री 1 MCQ फॉर मेंस इज कंफर्म्ड। कैसे भी पूछ सकते हैं वो, ऐसे घुमा फिरा के कैसे भी डायरेक्टली एबीजी की रिपोर्ट देंगे ना, आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके का स्टोरी बना के पूछ सकते हैं, बट एबीजी जरूर आता है, ठीक है ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। अ मदर अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है, कंप्लेनिंग ऑफ फीलिंग फेवरिस, मतलब कि फीवर सा फील हो रहा है उसको, एक्सपीरियंसिंग चिल, फीवर और चिल है, सिंपल बोले तो फीवर और चिल हो रखा है। द नर्स ऑन शिफ्ट रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग वाइटल साइन, टेम्परेचर 100 है, एपिकल पल्स 95 है, रेस्पिरेशन 20 है, ठीक है, एंड डी subsequent arterial ABG reveal pH 7.37, PaCO2 90, PaCO2 is 40, ठीक है, एंड बाइकार्बोनेट 24 है। बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग व्हाट इज योर नर्सिंग असेसमेंट, ये फाइंडिंग के अकॉर्डिंग आपका क्या असेसमेंट है। हाइपोथर्मिया, सुनो, टेम्परेचर कितना है 100 है, 97 टू 99 इज नॉर्मल टेम्परेचर, सो 97 से कम होता तो हम उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे क्या है, फीवर है पेशेंट को, माइल्ड हाइपरथर्मिया है, माइल्ड हाइपरथर्मिया है, ठीक है ना। सो ये गलत हो गया। बी क्या बोला उन्होंने, हाइपरथर्मिया एंड रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस, तो हाइपरथर्मिया तो है, माइल्ड है बट यस है, बट क्या रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस है, देखते हैं। पीएच 7.37 है, सो 7.35 टू 7.45 इज नॉर्मल, पीएच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है। PaO2 तो भी नॉर्मल है, मोर देन 60 इज नॉर्मल, PaCO2 भी हमारा 35 टू 45 नॉर्मल होता है, सो PaCO2 भी नॉर्मल है। सो मतलब कि एबीजी तो नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट 24 है, सो 22 से 27 नॉर्मल होता है, सो बाइकार्बोनेट भी नॉर्मल है, मतलब कि एबीजी क्या है, नॉर्मल है, ना ही रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, ना ही रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। सो ये गलत हो गया, तो बिकॉज ऑफ दैट बी ऑप्शन इज गलत। सी क्या बोला है, हाइपरथर्मिया, यस हाइपरथर्मिया है, माइल्ड है बट है। डी पढ़ लेते हैं, डी बोला है उन्होंने हाइपोथर्मिया, जो कि बिल्कुल गलत है। रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस वो भी गलत है, सो डी भी गलत हो गया। सो आंसर क्या होगा, सी, माइल्ड हाइपरथर्मिया है, बट यस अकॉर्डिंग टू दिस असेसमेंट पेशेंट को माइल्ड हाइपरथर्मिया, क्योंकि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, प्लस वो फील भी करी ना कि उसको ऐसे फेवरिस और चिल भी फील हो रहा है उसको, तो पेशेंट को माइल्ड हाइपरथर्मिया है। पल्स भी नॉर्मल है, ये अप्रॉक्स मतलब अकॉर्डिंग टू फीवर 95 इज नॉर्मल, रेस्पिरेशन भी 20 है, ठीक है ना। सो आंसर सी होगा हमारा। मतलब आपको समझ में आया ना कैसे करना है, इसमें असेसमेंट पूछा था तो हमने ऑप्शन से हम गए, ऑप्शन को हमने फाइंड किया कि हाइपोथर्मिया क्यों नहीं हाइपोथर्मिया, तो इस तरीके से आपको बेसिकली एग्जाम में करना है, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय ड्राइविंग फॉर हिज कंपनी, ठीक है, एक एम्प्लॉय है वो ड्राइवर है, ठीक है ना, तो वो ड्राइव करता है अपनी कंपनी के लिए, is discovered at an auto accident scene displaying evident emotional distress, ओके तो वो ड्राइव करता है, तो उसने ड्राइविंग के टाइम मतलब कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, वो विटनेस है, उसने देखा हुआ एक्सीडेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि ऑफ कोर्स आप कोई भी एक्सीडेंट जा रहे हो बाहर, आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया तो आप थोड़े से हो जाते हो ना, एंक्सियस हो जाते हो, डिजी हो जाते हो, उस सोच में चले जाते हो, इमोशनल हो जाते हो कि यार उसको एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग एंक्सियस हो जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये इमोशनल डिस्ट्रेस इसने देखा, तो ही रिपोर्ट्स टू द फर्स्ट रिस्पॉन्डर कि ये वो फीलिंग कैसा कर रहा है, डिजीनेस फील कर रहा है, अ टिंगलिंग सेंसेशन इन हिज फिंगर टिप्स, फीलिंग डिजीनेस, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, एंड इनएबिलिटी टू रिकॉल द इंसिडेंट, चीजों को याद नहीं कर पा रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहा है वो इंसिडेंट को। हिज रेस्पिरेटरी रेट इज नोटेबली रैपिड एट 34 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी रेट उसका 34 है, ज्यादा है। इफ इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन इज नॉट साउट, विच प्राइमरी एसिड बेस इम्बैलेंस इज दिस इंडिविजुअल मोस्ट एट रिस्क फॉर, तो उन्होंने बोला है कि रेस्पिरेटरी रेट इतना है, उसको ये सिम्टम सारा बताया कि डिजीनेस है, फिंगर टिप्स में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, चीज़ों को वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है, तो अगर आपने तुरंत के तुरंत मेडिकल इंटरवेंशन नहीं किया, तो वो जो क्लाइंट है, वो जो एम्प्लॉय है, वो कौन से प्रॉब्लम में जा सकते हैं, कौन से प्रॉब्लम के लिए रिस्क है उसको। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो देखो
उसका रेस्पिरेटरी रेट कितना है 34 है, वो मतलब डिजी फील कर रहा है, ठीक है, फिंगर टिप्स मतलब टिंगलिंग सेंसेशन हो रखा है, सो उसने वो इमोशनल डिस्ट्रेस देख लिया ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो थोड़ा एंग्सियस हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एंग्सियस वो क्या कर रहा है, वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। हाइपर वेंटिलेट क्यों कर रहा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट 34 बोला ना, इसलिए मैंने बोला कि वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, एंड हाइपर वेंटिलेट कर रहा है मतलब कि बार बार तेज तेज सांस ले रहा है, तो तेज तेज सांस छोड़ भी रहा है, तो मतलब कि जो CO2 क्या कर रहा है, CO2 एक्सपेल कर रहा है। रेस्पिरेटरी रेट 34 का मतलब क्या है कि CO2 ज्यादा बाहर कर रहा है ना, वो बार बार सांस ले रहा है, तो मतलब बार बार सांस छोड़ रहा है, तो मतलब कि CO2 को ज्यादा छोड़ रहा है ना, तो CO2 ज्यादा एक्सपेल हो रहा है, CO2 ज्यादा एक्सपेल हो रहा है। CO2 क्या होता है, एसिडिक होता है, तो CO2 जब ज्यादा बाहर जाएगा तो क्या होगा, बॉडी में CO2 कम होगा, CO2 कम होगा तो क्या होगा, पीएच कम होगा, पीएच क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि एल्कलोसिस होगा, पीएच एल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है ना। और वो कैसे एल्कलोसिस होगा, बेसिकली रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस से होगा। तो उन्होंने क्या बोला, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट 34 है, वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, तो CO2 ज्यादा बाहर जा रहा है, एक्सपेल हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं होगा। अगर वो हाइपोवेंटिलेट करता तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता। सेकंड क्या बोला, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, तो यस रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी होगा, प्लस सिम्टम्स भी देखो, सिम्टम्स भी क्या बोला उन्होंने कि वो डिजी फील कर रहा है, ठीक है, और उसको टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, इनएबिलिटी टू रिकॉल द इंसिडेंट, ये सारे हमारा एल्कलोसिस कंडीशन में देखने को मिलता है। बेसिकली रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंडीशन में ये आपको सारा सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी नहीं हो रहा है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो प्लीज आप इन सब का साइन जरूर पढ़ना कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। हाइपर वेंटिलेट करेगा तो क्या होगा, सिंपल है, हाइपर वेंटिलेट करेगा CO2 एक्सपेल होगा, ऑफकोर्स CO2 कम होगा, एसिडिक कम होगा, बेस बढ़ जाएगा, मतलब कि अल्कलोसिस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके का सिंपल है। देखो इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज ये लाइक मिनिमम 50 सेकंड, 30 to 40 सेकंड में ये MCQ हो सकता है, इतना ईजी था ये MCQ, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, अलान एन एलिमेंट्री स्टूडेंट, अलान है एक एलिमेंट्री स्टूडेंट है, इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ सिम्टम्स ऑफ वॉमिटिंग एंड डिक्रीज कॉन्सियसनेस, ठीक है ना। हॉस्पिटल में एडमिट होता है, क्यों, क्या क्या सिम्टम्स है, वॉमिटिंग हो रखा है एंड डिक्रीज कॉन्सियसनेस है, ठीक है। ऑन एग्जाम ही शोज कुछ स्मॉल ब्रीदिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि वो रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है, रैपिड सांस ले रहा है, दैट इज द कुछ स्मॉल ब्रीदिंग, है ना। लिथार्जिक है, इरिटेबल है, ठीक है, प्लस उसके साथ साथ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन है, ठीक है, एंड ही हैज रिसेंट हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज थर्स्ट, मतलब कि बताते हैं साथ वाले कि अभी मतलब थोड़े दिन पहले उसको बार बार प्यास लग रहा था, इंक्रीज थर्स्ट, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन मतलब कि पॉलीडिप्सिया था, है ना। फ्रिक्वेंट थर्स्ट मतलब बार बार प्यास लग रही थी, मतलब कि पॉलीडिप्सिया था, पॉलीयूरिया था क्योंकि फ्रिक्वेंट यूरिन भी आ रहा था, तो पॉलीयूरिया था, एंड वेट लॉस था, ठीक है ना, वेट लॉस था। एबीजी जब करते हैं तो एबीजी में पीएच 7.0 है, PaO2 90 है, PaCO2 23 है, एंड बाइकार्बोनेट कितना है, 12 है, ठीक है। उसके अलावा अदर लैब्स में है कि सोडियम 126 है, पोटेशियम 5 है, क्लोराइड 95 है, तो हाउ वुड यू असेस दिस फाइंडिंग। तो बेसिकली इतना बड़ा हिस्ट्री दिया है उन्होंने, हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है, बट उन्होंने एक सिंपल सा आंसर पूछा है कि बेसिकली एबीजी का रिपोर्ट से पूछा है कि एबीजी क्या बता रहा है। तो देखो सिंपल, अगर हम एबीजी डायरेक्टली अगर हम कर ले, तो एबीजी अभी मैंने बताया पीएच कितना है, 7 है, ठीक है, PaCO2 एंड बाइकार्बोनेट, सो PaCO2 हमारा है 23 एंड बाइकार्बोनेट 12 है, 23 एंड 12, ठीक है। सो ये हमारा रिपोर्ट दे रखा है, तो उन्होंने पूछा है ये क्या है। सो देखो हमने एसिड, बेस, नॉर्मल, ये सबसे इजी वे है, आप इस तरीके से सीखोगे ना, आपका कभी भी दुनिया का जैसा एबीजी आपके सामने आ जाए कभी गलत नहीं होगा, मतलब गलत होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। पीएच 7 है, 7.35 टू 7.45 इज नॉर्मल, मतलब ये मैं ऐसे लिख रही हूँ, अदरवाइज आप ब्रेन में कर सकते हो, लाइक माइंड में, हाँ ये है, एंड फटाफट हो जाएगा, लाइक विद इन 30 सेकंड में हो सकता है, ठीक है ना। बट मैं आपको बता रही, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। पीएच 7.35 टू 7.45 इज नॉर्मल, तो 35 से कम है, इट मीन्स पीएच कहाँ आ रहा है, एसिड कैटेगरी में आ रहा है। PaCO2 23 है, 35 से 45 नॉर्मल होता है, 35 से कम है, सो 23 है, मतलब कि ये बेस की कैटेगरी, PaCO2 कहाँ पे आ रहा है, बेस वाली कैटेगरी में आ रहा है, PaCO2।
बाइकार्बोनेट 12 है, 22 से 27 नॉर्मल होता है। सो बाइकार्बोनेट कहाँ पे आ रहा है, एसिड वाली कैटेगरी में आ रहा है। सो ये क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक हो रहा है, सॉरी एसिडोसिस हो रहा है, एसिड में है ना, सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। एंड बताओ ये कॉम्पनसेटेड है, पार्शियली कॉम्पनसेटेड है या अनकॉम्पनसेटेड है। सो इट इज अनकॉम्पनसेटेड तो नहीं है, क्योंकि PaCO2 अगर नॉर्मल होता तो ये अनकॉम्पनसेटेड होता। PaCO2 बेस में है ना, मतलब कि ये क्या है, कॉम्पनसेटेड है, कॉम्पनसेटेड है, बट ये पार्शियली है कि फुल्ली है। सो इट इज पार्शियली। पार्शियली क्यों है, क्योंकि जो पीएच है उसको वो नॉर्मल नहीं कर पाया। अगर पीएच 7.40 हो जाता मतलब कि ये फुल्ली कॉम्पनसेटेड होता, बट यहाँ पे पीएच नॉर्मल नहीं आया। तो पीएच नॉर्मल नहीं आया, बट स्टिल जो रेस्पिरेटरी है सिस्टम है, जो लंग्स है, वो अपना मेहनत कर रही है, पूरा जोर लगा रही है। सो इट इज पार्शियली कॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो देखो ये क्या हो रहा है, बेसिकली कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन हो रहा है, कुछ स्मॉल ब्रीदिंग हो रहा है। सो रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है, रैपिड सांस ले रहा है। सो रैपिड सांस ले रहा है तो CO2 जो है वो एक्सपेल कर रहा है, तो CO2 एक्सपेल कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट PaCO2 तो कम है, मतलब कि पार्शियली कॉम्पनसेटेड है। तो कहाँ पे मिक्स हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कॉम्पनसेटेड। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। एंड ऐसे भी अगर आप देखोगे तो ये पेशेंट ना बेसिकली किसका है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का है क्यों, क्योंकि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जो शुगर है वो एलिवेट हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया तो होगा, वो सब कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है। प्लस देखो क्या बोलते हैं, सोडियम भी कम है, सोडियम कम है क्योंकि बहुत यूरिन बार बार आ रहा है। पोटेशियम अप्रोक्स लाइक इंक्रीज ही होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा कीटोन इंक्रीज हो रखा है, कीटोन इंक्रीज हो रखा है क्योंकि ब्लड में शुगर ज्यादा है, तो जो फैटी है, फैट जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। कीटोन कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है ना। सो इससे भी आपको चीजें समझ में आ रही है यहाँ पे। एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की वजह से ही वो लेथार्जिक है, इरिटेबल है, ठीक है ना। एंड कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन कहाँ करते हैं, डीके में ही तो करते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ही तो करते हैं, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपको चीजों को फाइंड करना है। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने सिंपल एबीजी ही पूछा था, ये इतनी बड़ी, यही मैं बता रही हूँ कि जो हमारे नॉट सेट मेंस होता है ना, बेसिकली प्री में भी इस तरीके के MCQ वैसे आने लगा है, बट मेंस में बेसिकली ना ऐसे लंबे लंबे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे 10 लाइन का, 8 लाइन का, 7 लाइन का, जो कि मतलब स्टूडेंट देख कर ही डर जाएगा कि भाई ये क्या पूछ ले इतना बड़ा सा। पर जब आप उसको पढ़ोगे ना तो उसमें उन्होंने सिंपल सा एक ही चीज पूछा होता है, बस वो डराने के लिए तो लंबा लंबा दे देते हैं, ठीक है ना। सो आपको डरना नहीं है, आपने पूरा क्वेश्चंस पढ़ना है अच्छे से, एंड देन आपको आंसर करना है। बहुत इजी होगा, इतना डरने की जरूरत नहीं है, बट अच्छे से रिवीजन करते रहो, चीजों को पढ़ते रहो और MCQ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। एंड जस्ट बिलीव करो कि यस आपसे क्रैक हो जाएगा। बिलीव, लाइक बिलीव करना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बिलीव ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। बिलीव करो और एक्शन, लाइक जो भी आप बिलीव कर रहे हो उसके लिए एक्शन भी करना जरूरी है। तो अगर आप बिलीव करते हो कि आपका क्रैक हो जाएगा, आपका अंडर 100 रैंक आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी करनी होगी, ठीक है। जो भी स्ट्रेटेजी बनाओ उसको एक्शन में डालो, जस्ट स्ट्रेटेजी बना के छोड़ना नहीं है, उसको एक्शन में भी डालना, लाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज नर्स सारा इज tending to a client in respiratory failure हु इज मैकेनिकल वेंटिलेशन। ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी फेलियर का पेशेंट है तो वो कहाँ पे है, मैकेनिकल मतलब वेंटिलेशन पे है, वेंटिलेटर पे है। डिस्पाइट ऑन गोइंग ट्रीटमेंट, ठीक है, द पेशेंट्स ABG रिजल्ट कंसिस्टेंटली शो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मतलब कि रेस्पिरेटरी फेलियर का पेशेंट है, ठीक है, उसको वेंटिलेटर पे डाला है। एंड डिस्पाइट ऑफ पुटिंग ऑन वेंटिलेटर, उसका जो ABG रिपोर्ट में उसको कंसिस्टेंटली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दिख रहा है। Sarah must anticipate which intervention is most likely to correct दिस इशू। तो सारा को मतलब कौन सा इनमें से, इन 4 में से कौन सा एक्शन उसको लगता है कि इंटरवेंशन करना चाहिए। लोअर द ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन सेटिंग फ्रॉम द 40% टू 30%। तो देखो पेशेंट को ABG में कंटिन्यूअस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दिख रहा है, तो अगर आपने ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन 40 से 30 किया तो बेसिकली जो PaO2 है उसमें फर्क पड़ेगा, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में। एंड बेसिकली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऑलरेडी हो रखा है, तो हम ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन या फिर FiO2 अभी डिक्रीज तो नहीं करेंगे। सो ये बिल्कुल गलत है,
ठीक है ना। इंक्रीज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेटिंग फ्रॉम 30 to 40%, मतलब कि उन्होंने बोला कि क्या हम FiO2 यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। सो अगेन देयर इज नो एनी एडवांटेज इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रखा है तो मतलब कि हम अगर आप FiO2 इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, उससे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। रिड्यूस द वेंटिलेटर रेट सेटिंग फ्रॉम 10 to 6 ब्रेथ पर मिनट, तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा। देखो उन्होंने क्या बोला कि वेंटिलेटर रेट मतलब कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 10 से आपने डिक्रीज करके 6 कर दिया। अगर आपने 10 से 6 कर दिया मतलब कि क्या हुआ कि पेशेंट तो जो जो वेंटिलेटर है वो और कम रेट देगा, और कम रेट देगा तो मतलब कि और CO2 बाहर कम जाएगा, क्योंकि हाइपोवेंटिलेशन वाली कंडीशन हो गई तो CO2 और रिटेन होगा, और CO2 रिटेन होगा तो और क्या होगा, और ज्यादा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। ठीक है ना। सो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। Raise the ventilator rate setting from 6 to 10 breath per minute. Yes, this will be the answer. देखो अगर हमने वेंटिलेटर रेट हमने इंक्रीज कर दिया तो वेंटिलेटर जो है वो ज्यादा रेट देगा पेशेंट को, तो ज्यादा CO2 एक्सपेल होगा, ज्यादा CO2 एक्सपेल होगा, इसका मतलब कि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होगी। तो हम क्या करेंगे, जब भी अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पेशेंट को होता है तो हम रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करते हैं। मतलब नॉर्मली समझो कि जैसे कि अगर आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है तो अगर आप हाइपर वेंटिलेट करोगे तो CO2 ज्यादा बाहर जाएगा, CO2 ज्यादा बाहर जाएगा तो ऑफकोर्स CO2 एसिडिक है, तो CO2 बाहर जाएगा तो pH क्या हो जाएगा, pH जो है वो बेसिक में आ जाएगा, है ना। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस थोड़ा कम हो जाएगा। एंड सेकंड सोच लो आप कि आप हाइपोवेंटिलेट कर रहे हो, आप कम सांस ले रहे हो, कम सांस ले रहे हो, कम CO2 बाहर जा रहा है, CO2 बॉडी में ही रिटेन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है। Coming to the sixth question, an adventurer sets out to climb a towering peak in Andes। ठीक है ना, एंडिस में मतलब एक टावरिंग पीक है, उसको क्लाइम करना है, चढ़ना है। ठीक है, ओके। Ascending to an elevation of 5000 meter, about 16,400 feet above the sea level। सोच इतनी ऊंची ऊंचाई पे जो एडवेंचरर्स है उसको चढ़ना, ऑफ कोर्स वो एडवेंचरर है तो कुछ एडवेंचर ही करके मानेगा। ठीक है, उसको यहाँ तक चढ़ना है। सो एज अ वेल इन्फॉर्म्ड नर्स, what changes would you anticipate in his arterial pH, CO2 and pH level at his altitude। तो सिंपल उन्होंने पूछा है कि एक एडवेंचरर है, वो एडवेंचर करना चाहता है तो वो क्या कर रहा है कि वो बहुत ऊंची वाली ऊंचाई पे चढ़ना चाहता है। तो जब वो उस ऊंचाई पे चढ़ेगा, दैट इज लाइक 5000 मीटर अबव द सी लेवल, तो पीएच और PaCO2 में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो देखो जब आप ऊंची ऊंचाई पे जाते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते रहते हो तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाता है ऊपर। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा तो हमारी बॉडी की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ना कि हम हाइपर वेंटिलेट करने लग जाते हैं। जब हमें ऑक्सीजन कम मिलता है तो हम क्या करते हैं, हाइपर वेंटिलेट करते हैं, सो दैट जो CO2 जो है वो अंदर से बाहर जाए, CO2 रिटेन ना हो। तो जैसे जैसे वो पर्सन जो वो एडवेंचरर है वो ऊपर जाएगा, वो क्या करेगा, वो हाइपर वेंटिलेट करेगा। ठीक है। अब वो हाइपर वेंटिलेट करेगा तो CO2 को एक्सपेल करेगा, CO2 को एक्सपेल करेगा तो PaCO2 तो कम होगा। CO2 को एक्सपेल कर दिया, CO2 एसिडिक है तो एसिड बाहर जा रहा है, तो मतलब बेसिक बेसिक इन्वायरमेंट बन रहा है, तो pH क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो pH भी क्या हो जाएगा, मोर देन 7.45 से ज्यादा हो जाएगा। सो pH भी बढ़ रहा है एंड PaCO2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं ए। ऑप्शन ए क्या बोला है, एलिवेटेड pH, यस pH बढ़ जाएगा, एंड डिक्रीज PaCO2, यस दिस इज द करेक्ट। बट आगे भी हम पढ़ते हैं, हाँ हमेशा एग्जाम में ना दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम ना ऐसे मतलब कि क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट में कि यही आंसर है, चलो छोड़ो इसको आगे पढ़ते हैं। सो ये कभी गलती नहीं करनी है, भले ही आपको फर्स्ट ऑप्शन पढ़कर आपको करेक्ट आंसर लग जाए, स्टिल यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रीड ऑल द ऑप्शन। ठीक है। बी उन्होंने क्या बोला है, बोथ पीएच एंड PaCO2 विल बी लोअर देन नॉर्मल। तो देखो पीएच तो इंक्रीज होगा, PaCO2 जो नॉर्मल से है वो कम होगा, तो PaCO2 तो कम होगा बट पीएच जो है वो कम नहीं होगा। सो ये हमारा गलत हो गया। सी क्या बोला है, बोथ पीएच एंड PaCO2 विल बी हायर देन नॉर्मल ड्यू टू फिजिकल एक्सर्शन। तो फिजिकल एक्सर्शन की वजह से इनफैक्ट PaCO2 तो मतलब कम हो जाएगा ना। सो ये तो बिल्कुल गलत उन्होंने बोला है। डिक्रीज्ड पीएच एंड एलिवेटेड PaCO2, तो उल्टा ही बोल दिया, सो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है, प्लीज हमेशा ट्राई करो कि मेरे आंसर करने से पहले आप अपना आंसर दो। मतलब इससे आपको एक काइंड ऑफ समझ में भी आएगा कि
मैंने करेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने करेक्ट कर लिया। अगर मैंने करेक्ट नहीं किया, इनकरेक्ट किया, तो क्यों किया, वो रीजन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू pause my videos and give your answer first, then watch my answer, then watch my explanation, ठीक है। Coming to the seventh question, that is, nurse Maya is going through the morning lab reports for one of her clients, ठीक है। माया नाम की एक नर्स है जो कि एक मॉर्निंग लैब रिपोर्ट में अपना एक क्लाइंट का लैब रिपोर्ट देखती है। अमंग द रिजल्ट्स आर सेवरल इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं ऑफ कोर्स, इतने सारे सीरम, पोटेशियम, ये वो फलाना ढिकाना, बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं। नोइंग द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज वैल्यूज, माया मस्ट डिटरमाइन विच रिजल्ट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड फॉर इमीडिएट अटेंशन। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे रिपोर्ट है जो कि ABCD ऑप्शन में दे रखा है, इनमें से कौन से रिपोर्ट को आप प्रायोरिटाइज करोगे, पहले आप मतलब इंटरवेंशन दोगे। सो सीरम पोटेशियम 5.2, सो सीरम पोटेशियम 3.5 to 5 इज नॉर्मल। some lab, some book says 5.1, some book say 5.2, so मतलब कि it is approx normal। so सीरम पोटेशियम तो नॉर्मल है, ये प्रायोरिटी बेस तो नहीं होगा, सेकंड पढ़ते हैं। सीरम मैग्नीशियम 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो देखो मैग्नीशियम का जो नॉर्मल वैल्यू होता है ना, दैट इज अप्रॉक्स 1.7 टू 2.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। सो देखो ये तो 1.7 से बहुत ज्यादा कम है ना, 0.8 है। एंड लो मैग्नीशियम होगा तो मसल एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो क्रैम्प आएगा, ट्विचिंग होगा, सीजर भी आ सकता है। सो लाइक इट इज कि यहाँ पे तो इंटरवेंशन देना चाहिए। तो एक ये हमारा हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं, आगे और भी कम होने वाले होंगे, पढ़ते हैं। सीरम सोडियम 134, सो 135 टू 145 is the normal serum sodium level, so it is approx normal, so ये भी उतना प्रायोरिटी बेस्ड नहीं है। डी सीरम कैल्शियम इज 10.6, सो अगेन सीरम कैल्शियम जो है वो 8.45 से लेके 10.5, मतलब 8.5 से 10.5 इज नॉर्मल। सो सीरम कैल्शियम भी अप्रोक्स नॉर्मल ही है। तो सीरम पोटेशियम भी अप्रोक्स नॉर्मल है, सीरम सोडियम भी अप्रोक्स नॉर्मल है, सीरम कैल्शियम भी अप्रोक्स नॉर्मल है। तो मसला कहाँ पे है, मैग्नीशियम में है। मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा कम है, तो मैग्नीशियम को पहले ट्रीट करेंगे हम। सीरम मैग्नीशियम को हम इमीडिएट अटेंशन देंगे। सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। एंड आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके का MCQ नॉर्सेट में आता है रिलेटेड टू लाइक लैब रिपोर्ट, तो यस, इस तरीके का MCQ आता है। सीरम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है फॉर नॉर्सेट पर्पस, ठीक है। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, nurse Ethan is overseeing a student nurse who is caring for a client with lung cancer, ठीक है। नर्स इथान इज ओवरसीइंग अ स्टूडेंट नर्स, एक स्टूडेंट नर्स को मतलब वो ओवरसी कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि वो जो स्टूडेंट नर्स है वो किसको देख रहा है, लंग कैंसर पेशेंट को देख रहा है। द क्लाइंट हैज जस्ट रिसीव्ड अ 10 mg ऑफ ओरल डोज ऑफ ऑक्सीकोडोन, जो लंग कैंसर का जो पेशेंट है ना उसको 10 mg ओरल ऑक्सीकोडोन देते हैं फॉर पेन मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स लंग कैंसर है तो पेन तो होता ही है, कैंसर में तो पेन आपको पता है कितना अनबियरेबल वाला पेन होता है। सो बिकॉज ऑफ फॉर दैट मैनेजमेंट ऑक्सीकोडोन दिया जाता है उस पेशेंट को 10 mg ओरल, ठीक है। इथान मस्ट इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट नर्स ऑन विच फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड टू हिम इमीडिएटली। तो आप सबको पता है ऑक्सीकोडोन क्या है, दिस इज द ओपियोइड्स है। एंड वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कभी भी हम ओपियोइड्स पेशेंट को देते हैं तो हमेशा हमें रेस्पिरेटरी, क्योंकि जो ओपियोइड्स है ना वो रेस्पिरेटरी डिप्रेस कर देता है, जो रेस्पिरेटरी डिराइव है उसको कम कर देता है, क्योंकि वो CNS पे एक्ट करता है, रेस्पिरेटरी डिराइव को कम करता है। सो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। सो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पेशेंट ड्रॉजी हो सकता है क्योंकि CO2 का रिटेंशन होगा। तो ऑन विच फाइंडिंग्स शुड बी रिपोर्टेड टू हिम इमीडिएटली, a respiratory rate ranging between 8 to 10 breath per minute, C, हाँ ये हो सकता है, पर आगे पढ़ते हैं। The client asked for the room door to shut, so that's the normal thing, उसको प्राइवेसी चाहिए उस पेशेंट को, तो उसने रूम को शट करने के लिए बोला, दैट इज द नॉर्मल थिंग। तो ये प्रायोरिटी बेस तो नहीं है, इसको रिपोर्ट करना इमीडिएटली इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्ट रेट फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 90 to 100 बीट पर मिनट, सो 60 to 100 इज द नॉर्मल हार्ट रेट। सो अगर वो 90 to 100 फ्लक्चुएट कर रहा है सो दैट्स ऑल्सो नॉर्मल, इसमें भी इमीडिएटली रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। डी क्या बोला है, ड्रॉप इन पेन लेवल फ्रॉम 6/10 to 2/10। आप सबको पता है कि पेन को हम एक स्केल पे मेजर करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आउट ऑफ 10 में आपको कितना पेन हो रहा है। सो बिफोर गिविंग ऑक्सीकोडोन पेशेंट को
10 पेन था, और अब आफ्टर गिविंग ऑक्सीकोडोन पेशेंट को 2/10 पेन है, एंड दैट द डिजायरेबल इफेक्ट जो हमें चाहिए था, मतलब कि ऑक्सीकोडोन बेसिकली जो हमने दवाई दी, जो मेडिसिन दी, उसका इफेक्ट है ये, एंड दैट्स द पॉजिटिव थिंग। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? प्रॉब्लम हमारा ए वाले ऑप्शन में हो रहा है कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 8 to 10 है। 8 to 10 है, मतलब कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया ना। नॉर्मली 12 से 20 ही तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है, सो 12 से कम होगा मीन्स कि रेस्पिरेटरी पेशेंट जो है वो हाइपोवेंटिलेशन में चला गया है। सो हाइपोवेंटिलेशन में चला गया है, CO2 रिटेन हो रहा है, CO2 रिटेन होगा, ड्रॉजी होगा, मसला हो जाएगा, क्रिएट है ना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। सो ए वाला जो है ना, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 8 to 10 जो है, जो कि हमें रिपोर्ट इमीडिएटली करना होगा। सो आंसर क्या होगा? ए। मतलब कि ए वाले में इथान क्या करेगा, फटाफट इथान मस्ट इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट नर्स ऑन विच फाइंडिंग। सो ए वाली फाइंडिंग को, मतलब इथान जो है वो स्टूडेंट नर्स को बोलेगा कि आपको बेसिकली पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट आपको ऑब्जर्व करना है कि वो डिप्रेस हुआ कि नहीं हुआ है ना। सो इसको अगर ऐसा होता है तो आपको फटाफट इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, ठीक है। सो 8 का आंसर है ए, ठीक है। Coming to the ninth question, that is, Nurse Karen is mentoring a student nurse caring for a client with nasogastric tube connected to intermittent wall suction। ठीक है, नर्स करेन है, वो स्टूडेंट को मेंटोर कर रहा है केयरिंग करने में कि वो पेशेंट कौन सा है जिसको एनजी ट्यूब लगा हुआ है फॉर इंटरमिटेंट सक्शन के लिए। द स्टूडेंट नोटिसेस दैट द client's respiratory rate has increased and ask why this might be happening। सो जो क्लाइंट है ना, उसका क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। तो वो स्टूडेंट नर्स ना पूछता है कि क्यों हुआ, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज क्यों हुआ, व्हाट वुड बी द करेंस मोस्ट एक्यूरेट रिस्पॉन्स। तो करेंस का मोस्ट एक्यूरेट रिस्पॉन्स क्या होगा? ए, एनी टाइम, देखो सबसे पहले तो ये सोच लो आप कि वो पेशेंट को एनजी ट्यूब लगा हुआ है, नेजोगेस्ट्रिक सक्शन हो रहा है, तो पेशेंट का मतलब कि बेसिकली जो एसिड है, स्टमक से जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, वो रिमूव हो रहा है। सो पेशेंट जो है बेसिकली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में चांसेस ज्यादा है ना। किसी भी पेशेंट को अगर एनजी सक्शनिंग होती है इंटरमिटेंट या कंटिन्यूअस, सो पेशेंट में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। सो ए ऑप्शन है, एनी टाइम अ क्लाइंट डेवलप respiratory acid base imbalance and elevated respiratory rate is beneficial for correcting the issue। बिल्कुल गलत। देखो इन्होंने क्या बोला फर्स्ट ऑप्शन में कि कभी भी क्लाइंट में अगर रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस होगा तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। सो इट इज नॉट द ऑलवेज थिंग। अगर लेट सपोज पेशेंट का अगर क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में तो पेशेंट हाइपोवेंटिलेट करेगा, है ना। तो हमेशा अगर रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस होगा तो पेशेंट हाइपरवेंटिलेट नहीं करता है, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो पेशेंट क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। सो ये गलत है। क्लाइंट ऑफन हैव अ हायर रेस्पिरेटरी रेट व्हेन दे आर अनकंफर्टेबल फ्रॉम मेडिकल प्रोसीजर्स लाइक एनजी ट्यूब। तो ठीक है, एनजी ट्यूब इज लाइक कि कुछ भी इन्वेजिव होगा तो पेशेंट के लिए लाइक प्रॉब्लमेटिक तो है, तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई है वो बिकॉज ऑफ डैट नहीं है ना। सो ये बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आगे पढ़ने पे आपको समझ में आएगा। सी क्या बोला, द क्लाइंट माइट बी हाइपर वेंटिलेटिंग ड्यू टू एंजाइटी, सो वी शुड कीप एन आई आउट फॉर पोटेंशियल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो पेशेंट जो है वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है ड्यू टू एंजाइटी की वजह से, चलो हाइपर वेंटिलेट कर सकता है, सो वी शुड कीप। अगर वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। सो ये गलत हो गया अगेन। डी, द क्लाइंट शुड बी एक्सपीरियंसिंग मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ड्यू टू एनजी सक्शनिंग। यस, क्योंकि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है एनजी सक्शनिंग की वजह से, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह है वो रिमूव हो रहा है। एंड द इंक्रीज ब्रीदिंग रेट इज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म। तो आंसर इज डी। देखो आप सोच रहे होंगे कि अगर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ है तो कॉम्पनसेटरी में क्या होना चाहिए था कि रेस्पिरेटरी रेट कम होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो रहा है ना। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि हाइपर वेंटिलेट करेगा वो, देन बॉडी जो लंग्स है वो कॉप अप करने के लिए फिर वो हाइपर वेंटिलेट होगा। तो स्टार्टिंग में वो हाइपर वेंटिलेट करेगा एंड देन धीरे धीरे हाइपर वेंटिलेट करता है। तो स्टार्टिंग वाला वो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा एंड देन जो लंग्स है वो कॉम्पनसेट करने के लिए फिर वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, डी होगा।
ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। देखो ए और सी तो बिल्कुल समझ में आ गया था नहीं होगा। बी और डी में कंफ्यूजन नहीं होना। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्लाइंट ऑफन हैव अ हायर रेस्पिरेटरी रेट व्हेन दे आर अनकंफर्टेबल फ्रॉम मेडिकल प्रोसीजर लाइक एनजी ट्यूब। तो आपका ये आंसर एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि मतलब यस कि एनजी ट्यूब जो है वो वैसा प्रोसीजर है, बट वो तो इंटरमिटेंट वॉल सक्शन पे पहले से ही है ना, तो एकदम से तो होगा नहीं, ठीक है ना। एंड बेसिकली यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वो हाइपरवेंटिलेट हो रहा है, एंड देन उसके बाद वो हाइपरवेंटिलेट करेगा टू मैनेज दिस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है ना। सो आंसर हमारा डी होगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, नर्स जाने इज रिव्यूइंग द मेडिकल ऑर्डर फॉर अ पेशेंट who has been diagnosed with excess fluid volume, ठीक है। excess fluid volume हो रखा है उसको। during her morning assessment she notes the patient has gained an extra 2 pound। 2 pound मतलब कि अराउंड 0.435 kg समथिंग होता है, ठीक है। सो इतना kg उसका वेट इंक्रीज हो गया है। एग्जिबिट्स पिटिंग एडिमा हो रखा है अराउंड द एंकल्स के अराउंड पिटिंग एडिमा हो रखा है, एंड हैज मॉइस्ट क्रैकल्स अपॉन लंग ऑस्कल्टेशन। तो मतलब ये सारा साइन आपको क्या दिख रहा है? फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस वाला, वेट बढ़ गया है, एडिमा हो गया है, लंग्स में ऑस्कल्टेशन हो रहा है ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन। तो हर फाइंडिंग ऑल्सो इंडिकेट बाउंडिंग पेरिफेरल पल्स, बाउंडिंग पल्स भी है। देन डॉक्टर्स ऑर्डर इंक्लूड, देखो ये सारा मतलब कि पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस तो है ही है, तो सारे सिम्टम्स भी दिख रहे हैं आपको, सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस वाले। तो डॉक्टर्स के क्या ऑर्डर होंगे? गिव 40 mg ऑफ फ्यूरोसिमाइड विया आईवी पुश। तो यस ये करेंगे, करेंगे क्योंकि फ्यूरोसिमाइड क्या है? लूप डायूरेटिक्स है, लूप डायूरेटिक्स है, तो ये क्या करेगा? एक्सेस फ्लूइड को थ्रू रीनल सिस्टम क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा। तो यस ये तो करना ही करना है डॉक्टर को। बी क्या बोला? रिकॉर्ड द पेशेंट्स वेट एवरी मॉर्निंग। तो यस पेशेंट का डेली वेट मॉनिटर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में, टू सी एनी चेंजेस, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट इन्होंने क्या बोला है कि डॉक्टर्स क्या ऑर्डर करेगा? सो इमिड जो हम पेशेंट का डेली वेट करेंगे वो तो ट्रैक करेगा ना कि हाँ कल इतना वेट था, आज इतना वेट है। इससे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा। यहाँ पे पेशेंट को सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, हमें सिम्टम्स को रिलीव करना है, तो 40 mg फ्यूरोसिमाइड देंगे। सो ए इज द ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं, सी बोला है लिमिट डेली फ्लूइड इनटेक टू 1500 ml। तो ये भी अच्छा है, ये भी हम पेशेंट को करेंगे, फ्लूइड इनटेक लिमिट करेंगे। बट अगेन ये जो है वो सिम्टम्स को एकदम इमीडिएट मैनेज तो नहीं करेगा। अपने पेशेंट को ये सिम्टम्स है, अपने फ्लूइड इनटेक क्या कहते हैं मिनिमाइज कर दिया, तो ये धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट होगा। इमीडिएट मैनेजमेंट में हमें मेडिसिन ही देना है, ठीक है ना। की प्रिसाइज रिकॉर्ड ऑफ फ्लूइड टेकन इन एंड एक्सपेल, मतलब कि आयो मेंटेन करेंगे, इनटेक आउटपुट चार्ट, तो ये भी करेंगे। सो ये भी करेंगे, बट अगेन ये तो हम ट्रैकिंग के लिए करेंगे। जैसे हमने वेट हमें ट्रैकिंग के लिए कर रहे हैं कि कितना वेट डेली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इनटेक आउटपुट भी हम ट्रैकिंग के लिए कर रहे हैं। बट इससे हमें इमीडिएट मैनेजमेंट तो होगा नहीं, हमें ट्रैकिंग के लिए कर रहे हैं। सी से हमें इमीडिएट मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या होगा? ए से हमें इमीडिएट मैनेज करना है, क्योंकि पेशेंट को पिटिंग एडिमा है, वेट बढ़ रखा है, क्रैकल्स हो रहे हैं, है ना, ऑस्कल्टेशन में, प्लस बॉन्डिंग पल्स भी है। तो हमें इमीडिएटली पेशेंट का ये जो सिम्टम्स है उसको रिलीफ देना है, तो हम क्या देंगे? हम लेसिक्स देंगे, फ्यूरोसिमाइड देंगे, ठीक है। सो ये था हमारा रिगार्डिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस, मतलब कि बेसिकली हमारा सारा एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यू था, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी नॉसेट प्री में एंड नॉसेट मेंस में। तो मतलब मेन जो मेरा टारगेट था आज बताने का, डेट इज कि जब बड़े बड़े आप क्वेश्चंस देखो तो डरना नहीं है कि इतने बड़े लेंथी क्वेश्चंस है, पता नहीं क्या ही पूछ रहा है। बहुत सिंपल चीजें पूछते हैं, बट आपको पढ़ना है, समझना है, ऑप्शंस को समझना है, एंड अच्छे से टिक करना है, ठीक है ना। सो पढ़ते रहो, लगे रहो, जमे रहो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।